हेलो दोस्तों, पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है, इसको लेकर के हम लोग आए हैं। और ये आधुनिक भारत के इतिहास का एमसीक्यू है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप कॉपी और कलम ले लीजिए ताकि आपका भी मूल्यांकन पता चल पाए, क्योंकि आप कितना बना ले रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन कम से कम समझिए कि 40 के राउंड में अगर सही होता है तो माना जाएगा कि तैयारी आपका सही है, बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट का चांसेस बनेगा। अगर उससे कम है तो थोड़ा सा प्रयास करिए, कोशिश करिए खूब पढ़ने का, मेहनत करने का, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप ही के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आप चाहेंगे तभी रिजल्ट होगा, आप न चाहेंगे तो कोई भी कुछ भी कर ले, रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका होना बहुत ज़रूरी है और आपका मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी आदमी आपको कहा जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको आईएएस नहीं बना सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। अगर आप चाह लें तो कुछ भी हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, आप लोग बनाइए। कम से कम 5-10 सेकंड का हम टाइम आपको देंगे ताकि आप अपना मूल्यांकन करें। और मूल्यांकन करने के बाद आप हमें तुरंत बताएं, क्योंकि एक दो लोगों ने शायद बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उनका सही था, 38 के राउंड में सही था। तो उनकी तैयारी मतलब बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी तैयारी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? प्रश्न देख लीजिए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे यहाँ पे। ज्योतिबा फुले, फिरोज शाह मेहता, एमजे रनाडे और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आप लोग जल्दी बनाइए, कॉपी कलम ले लीजिए ताकि इससे भी पता चले कि आपका मूल्यांकन कितना अच्छा हो रहा है। इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ में ध्यान देते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा अगर बात किया जाए, देखिए जब तक आपकी तरफ से हमें ये नहीं मिलेगा कि डिस्कशन भरपूर चाहिए, तब तक हम कोशिश करेंगे डिस्कशन ना दें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को यही पसंद आ रहा है। अगर डिस्कशन की बात आप करेंगे तभी हम डिस्कशन दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फटाफट ये होगा कि कम से कम 20-25 मिनट में जल्दी हो जाएगा और आपका मूल्यांकन भी सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में, यानी कि भारत के एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार क्या किया, जेल में ये सबसे ज़्यादा दिनों कहा जाता है कि बिताए। और ये जो इनका जो भाषण था, जो भाषण देने का जो सलीका था, जो अंदाज था, कहा जाता है कि एक्सप्लोसिव ये भाषण देते थे। यानी कि एक सोए हुए इंसान को, यानी कि समझिए कि कुछ भी बना सकते थे, मानव बम की तरह भी बना सकते थे। और इससे प्रभावित होने वाला इनके बातों से, और ये कमाल के वक्ता भी थे। ऐसा बनना बहुत ही मुश्किल है। और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कहा गया है। ये गरम दल के सबसे मतलब क्या कहा जाए, मतलब प्रतिक्रियावादी जिसे हम लोग कहते हैं, गरम दल के सबसे मतलब महत्वपूर्ण नेताओं में इनका स्थान आता है। इन्होंने भारत के लोगों को धर्म के माध्यम से भी जगाने की कोशिश की। इनको सब कुछ पता था कि क्या करना है कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा इकट्ठा होंगे। बहुत सारी बातें हैं, जब हम अपने क्लास में इसको पढ़ाए हुए हैं। अगर क्लास हमारा देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित जो प्रति है की खोज किसने किया था? किसने किया था? जल्दी बताइए, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति को खोज किसने किया था? आपका क्वेश्चन हो जाएगा ABCD। सर विलियम जोन्स ने, श्याम शास्त्री ने, रामगोपाल भंडारकर ने, या जेम्स मिल ने? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, श्याम शास्त्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्याम शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ में ध्यान देते हैं। देखिए एक और प्रश्न भी है आपके सामने। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? क्या कहता है? प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? आप लोग बताइए, आपके सामने है 4 ऑप्शन। विशाखदत्त, कालिदास, शुद्रक, राजशेखर। तीसरा, तो तीसरा का आंसर हो जाता है हमारा ए, जिसका नाम है विशाखदत्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विशाखदत्त हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। अगले सवाल की तरफ में देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके समय में?
प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो आपके सामने इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, अजातशत्रु और कनिष्क। आप लोग बताइए, फटाफट अपना आंसर देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। प्रथम की बात कर रहा है तो ये हो जाए आपका सी आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। ये हर्यवक वंशों के वंश थे ये इसमें। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है ये देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था कहाँ पे? ये 5वां नंबर का सवाल है। कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म का उपदेश कहाँ दिया था? चलिए आप लोग बताइए, आपके पास से ऑप्शन भी है 5 का। बताइए क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा, बोधगया हो जाएगा, कपिलवस्तु हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ये सारे आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सारनाथ में उन्होंने दिया था। सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? अगर आप लोग पटना में होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगर मेंस आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा मौर्य कला के बारे में तभी आपको जानकारी होगी, या एक बार कभी ना कभी बुक अगर पढ़ा होगा आपने, या कुम्हरार पार्क में कहीं गए होंगे ऐसे ही घूमने के लिए, तभी भी आपको पता होगा। ठीक है, तो छठा का देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुम्हरार हो जाएगा। ठीक है, छठा का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कुम्हरार हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए जितना सवाल हो सके बना लीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सिलेबस को कवर कर लिया है, अच्छे से पढ़ाई कर लिया है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप फाइट करेंगे। ज़रा सोच के देखिएगा, क्या बोलते हैं, क्रिकेट की दुनिया का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। अगर उनकी बॉलिंग आप देखेंगे, वो हमेशा अगर सबसे बेस्ट अगर खेलते थे अपने मैदानों में और सबसे अच्छी ऊंचाइयां हासिल की क्रिकेट की दुनिया में, तो उनके पीछे की उनकी संघर्ष देखिएगा। अगर आपने भी यही ठाना है कि हमारा संघर्ष बहुत कमाल का हो, तो सोच के देखिए, जितना मेहनत आपके अपने किताबों पे होगा, संभर की संघर्ष का जो परिणाम होगा उतना ही बेहतरीन होगा। तो ये चीज़ें कौन करेगा? आप ही करेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे, आप ही के हाथों में वो सारी चीज़ें हैं। अपने आप को बदलना, अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपनी ताकत को बढ़ाना, नौकरी लेना, नौकरी नहीं लेना, अपने समय को बर्बाद करना, अपने समय को मतलब समझिए कि उपयोग करना, ये सब आपके हाथों में है। आप ही के हाथों में भाग्य और भगवान सब कुछ है। आप ही सब कुछ है, भाग्य भी हैं और भगवान भी हैं। भाग्य भगवान कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप हैं, सब कुछ हैं। आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। चलिए हमारा 7वां सवाल क्या कहता है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? कलिंग युद्ध का उल्लेख है। चलिए देखिए, जल्दी आप लोग बनाएंगे। 5 सेकंड का हम टाइम आपको दे देते हैं, ताकि आप मुझे तुरंत मूल्यांकन भी भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप कितना अच्छा से इसे कर रहे हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चन और प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी आपको बढ़ा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से शुरुआत अगर कर रहे हैं तो अच्छा हो। चलिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13वां शिलालेख में क्या किया गया? इसका उल्लेख किया गया 13वां शिलालेख में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला सवाल, ओह कट गया, ओह माय गॉड, 2 क्वेश्चन कट गया। अच्छा चलिए, कोई 9वां सवाल देखिए, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। 9वां प्रश्न क्या कहता है? दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए इसमें आप लोग इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 9वां का प्रश्न का जवाब क्या है? 9 का प्रश्न का जवाब क्या है बताइए आप लोग। 9 क्या कहता है? दाग और हुलिया प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? इसका आपको आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने पढ़ाया है, अगर क्लास देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। दाग और हुलिया प्रथा का प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुग़ल सम्राट के समय में भारत आया था? अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुग़ल सम्राट के समय में भारत आया था? चलिए आप लोग बताइए।
ऑप्शन में है जहांगीर, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। नहीं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। चलिए आप लोग बताइए, इसका फटाफट बताइए, आप लोग लिख लीजिए जल्दी, क्या होगा इसका। ऑप्शन में डी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एकतादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। एकतादारी प्रथा, देखिए जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए मतलब बढ़िया माना जाता है, क्योंकि एक किताब का बार बार रिवाइज करिए, तभी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। एकतादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। एकतादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन देखिए 11 क्या कहता है? बलबन द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा ये प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं। कहता है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये बीपीएससी में पूछा गया है, अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में आपका डी आंसर हो जाएगा, रज्मनामा। आपका क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा, रज्मनामा हो जाएगा। ठीक है, यह महाभारत का अनुवाद किया गया किस में? रज्मनामा में। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान दें। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यह प्रश्न पूछा जाता है आपसे। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? देखिए ज़रा आप लोग, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, अकबर दिया गया है, फिरोज शाह तुगलक दिया गया है, बाबर दिया गया है और बलबन दिया गया है। आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा, बाबर। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, बाबर हो जाता है। चलिए अगले हम लोग सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की, फारसी, अरबी, उर्दू। आप लोग बताइए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए हम लोग वही प्रश्न अधिकतर आपके सामने लेकर के आएंगे, अधिकतर संभावना है या पूछा गया है। आप जो भी अगर प्रीवियस ईयर बना रहे हैं बीपीएससी का या दरोगा का बना रहे हो, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार आपके दिमाग में आनी चाहिए ताकि गलत ना हो प्रश्न जब भी बनाइए। तो ये कौन सा हो जाएगा? 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का ये हो जाएगा जिसका नाम है तुर्की। यह रचना तुर्की भाषा में लिखा गया था, यह रचना तुर्की में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला सवाल कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना की थी, किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एक बार देखिए, ध्यान दीजिए इस पर। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी हैं और गोविंद रानाडे हैं। ये हमारा 15 नंबर सवाल है। आप लोग एक बार देखिए ठीक से, जल्दी बना लीजिए। कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो आंसर की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण कौन थे? गोखले थे। और ये गुरु थे किनके? महात्मा गांधी के। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका। अगला सवाल है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? एक बार देखिए, बहुत ही BBI है, ये भी पूछा गया है। कहता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? ये हमारा 16 नंबर सवाल है। जल्दी देखिए, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका आंसर की अगर बात कर दिया जाए तो ये सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बंगाल विभाजन से संबंधित और कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो सारी चीज़ें मैंने कराया है एक वीडियो में, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? क्या कहता है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? जल्दी आप लोग बताइए। ऑप्शन की बात कर दिया जाए तो जेम्स मिल हो जाएंगे, ए स्मिथ हो जाएंगे, बी.डी. सावरकर हो जाएंगे, आर.सी. मजुमदार हो जाएंगे। आप लोग जल्दी बना लीजिए। और मुझे जब वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा तो एक बार ज़रूर अपना मूल्यांकन भेजेंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप मतलब कितने पानी में हैं और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसका आंसर की बात कर दिया जाए तो जेम्स मिल हो जाता है।
ए हो जाएगा आंसर। क्या है? जेम्स मिल। देख लीजिए आंसर आपका हो जाएगा जेम्स मिल। अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? क्या कहता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र की बात यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी बताइए। 18 नंबर क्या कहता है? देखिए 18 नंबर क्या कहता है, तो आंसर की अगर बात करें तो इसका नाम है बंगाल गजट। ए ऑप्शन हो जाता है, ए बंगाल गजट हो जाएगा, बंगाल गजट। अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? बेदू की ओर लौटो, यह नारा, देखिए यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था? बेदू की ओर लौटो। ये जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दयानंद सरस्वती ने ये बात क्यों कही थी। हर चीज़ का एक मतलब है, हर चीज़, हर नारों का कहीं ना कहीं एक अपना उद्देश्य है। ठीक है, तो मैंने बताया भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी, ये नारा उनका दिया गया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल देखिए, आर्य समाज की स्थापना, कहता है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन में देखिए 1870 भी है, 72 भी है, 73 भी और 75 भी है। ये हमारा 20 नंबर का सवाल है। ठीक है, आप देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसका ऑप्शन की अगर बात करें तो 1875 हो जाएगा, 1875 हो जाएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। ये किस नंबर सवाल है? आप लोग बनाइए फटाफट। क्या कहता है? इसका ऑप्शन की बात कर दिया जाए तो बी हो जाएगा। 1876 से लेकर के 1878 के मध्य में ये हुआ था, भयंकर अकाल यहाँ पे पड़ा हुआ था, सबसे ज़्यादा भयंकर वाला अकाल था। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिएगा। अगला सवाल क्या कि इन महिलाओं में से क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी। सोचिए, इन महिलाओं में से क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी, उनका नाम क्या था? 22 क्या कहता है? तोरू दत्त है, रमाबाई है, भिकाजी कामा है, उसके बाद गंगाबाई हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग जल्दी बनाइए। मुझे लगता है कि इसे ज़रूर आप लोग बना लेंगे। तो इसका आंसर की अगर बात कर दिया जाए तो सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भिक्काजी कामा हो जाएगा, भिकाजी कामा हो जाएगा। ये महिला थी और बहुत ही क्रांतिकारी विचारों से लैस थी। इन महिलाओं में से क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध यही थे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है आपके पास 1927, 1928, 1929, 1930। ऑप्शन देखिए और फटाफट आप अपनी कॉपी में बनाइए। इसका आंसर 23 क्या कहता है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग देखिएगा, एकदम सीरियस होके बनाइए थोड़ा सा। यानी कि जितना देर आप 1 साल पढ़ते हैं ना, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटा आपका ही होता है। 2 घंटे में आपकी मुकद्दर बदल सकती है और 2 घंटे में आप चाहें तो यहाँ पे फेल्योर भी हो सकते हैं। वहाँ पे 2 घंटे के लिए आप एकाग्र हो जाइए। तो जब भी आप प्रश्न बना रहे होते हैं यहाँ 10, 20, 25 मिनट के लिए, आप यहाँ पे एकाग्र रहें, एकदम सीरियस रहें। थोड़ा सा लगे कि हाँ हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें कितना सही करना है। और मूल्यांकन देखिए, जब तक आप बाकी लोगों के भीड़ से अलग नहीं होंगे तब तक आप खास नहीं होंगे। आम जब तक रहेंगे ज़िंदगी में परेशानी बढ़ते रहेगी। आपको खास बनना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोना प्योर बनने के लिए आग की भट्टी में जिस तरीके से तपता है, उसी तरीके से भी आपको कभी कभी तपना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी अपनी मंजिल नसीब होगी। चलिए 24 क्या कहता है? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और यही तो प्रॉब्लम था मुसलमानों के लिए। अगर पाकिस्तान की अगर बात कर दिया जाए कि पाकिस्तान जिसे हम नया एक देश के रूप में देखते हैं,
इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ कहीं ना कहीं यहाँ से ही हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, पृथक निर्वाचन की जो बात कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर आ आती है। देखिए, जब तक कहा जाता है ना कि अगर आपने ख्वाब देखा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको देखने को मिला होगा, या हो सकता है कोई ना कोई आदमी आपको दिखाया होगा। आपको आईएएस बनना है, आपको डीएसपी बनना है, आपको दारोगा बनना है, तो कहीं ना कहीं से ये प्रेरणा तो ज़रूर मिला होगा। और छोटा सा बीज ही आपके मन में क्या बन जाता है, एक भयंकर पौधा का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मार्ले मिंटो 1909 हो जाएगा। ठीक है, 1909 हो जाता है। अगला सवाल की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया है। ठीक है, पंडित या पंडिता कहा गया है। ठीक है, एक बार देखिएगा, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है। 25 नंबर सवाल है, बनाइए फटाफट। इसका ऑप्शन की बात करें तो गंगाबाई हो गया, रमाबाई हो गया, एनी बेसेंट हो गया, सिस्टर शुभा लक्ष्मी हो गया। तो ये 4 ऑप्शन है, फटाफट आप लोग बनाइए, मुझे ज़रूर बताइएगा। कहता है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है। हमारे भारत में समाज सुधारक के दौर में सोशल जो रिफॉर्मर होते हैं, बहुत सारे पुरुष आते हैं। महिलाओं की मतलब समझिए कि गिनती ना के बराबर है, जिसे उंगलियों पे गिना जा सकता है, मात्र मुट्ठी भर है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपके घर में भी देखिएगा, बड़ा ही मतलब क्या कहा जाए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमाबाई हो जाएंगे। ठीक है, रमाबाई ये समाज सुधारक थी। ये पढ़े लिखी नहीं थी, एकदम अनपढ़ गंवार थी, लेकिन इनके पति ने इनको पढ़ाया लिखाया, संस्कृत की जानकार हो गई, तभी इनके बारे में कहा जाता है पंडिताई, पंडिता इनको कहा गया। लेकिन बात किया जाए रमाबाई का, तो एक और नाम है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वाइफ का भी नाम है रमाबाई, जो पहली पत्नी थी उनकी। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। ओह माय गॉड, ये भी कट गया। चलिए, अगला सवाल है हमारा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। 27 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, बताइए। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था, किस वर्ष। आप लोग ऑप्शन देखिए, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था। ऑप्शन है 1856, 1858, 1859, 1860। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, 1858 हो जाएगा। ठीक है, 1858 हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। क्या बात है, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 28। ठीक है, देखिए देखिए जल्दी फटाफट देखिए। आशी मजुमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। हमारे भारत में उस समय राष्ट्रीयता को लोग जानते भी नहीं थे, ये राष्ट्रीयता होता क्या है। फिर भी इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है कि विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ठीक है, ये हो जाएंगे बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था, क्या था अभिनव भारत। 29 क्या कहता है, 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत क्या था, फटाफट आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। पहला, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। दूसरा कहता है कि यह समाचार पत्र था। तीसरा कहता है कि यह सांस्कृतिक संगठन था। चौथा कहता है कि एक मजदूर संघ आंदोलन था। आप लोग बनाइए, क्या कहता है कि 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत क्या था। तो अभिनव भारत की बात किया जाए तो इसका ए आंसर हो जाता है, क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी। देखिए आप लोग फटाफट देखिए, इसका आंसर क्या होगा, मैकडोनाल्ड, कैम्पबेल, लॉयल, स्ट्रेची। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया था। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या कहता है, 30 नंबर का हो जाएगा स्ट्रेची आयोग हो जाएगा। 30 क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, स्ट्रेची हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है। क्या कह रहा है,
देखिए कितना अच्छा बात लिखा। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था। अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होता है 31 का, ठीक है। इसमें देखिए वी स्मिथ हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, चार्ल्स फर्थ हो जाएंगे, एच कर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइए 31 का क्या हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बी स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी स्मिथ। आप लोग मुझे लगता है कि 25-26 तक लगभग सही आप लोग या 30 तक कर ही लिए होंगे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मुक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था। मुक नायक ये जो पत्रिका था इसको किसने लिखा था। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है भारत के लिए, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना कर दी। इनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मुक नायक समाचार पत्रों को लिखा था और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किसने तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा। सोच के देखिए, भारतीय संतोष का जनक कह दिया। आप लोग बनाइए, जल्दी बनाइए। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पवेल फ्राइस ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, किसने कहा था भारतीय अशांति का जनक। और ये खफा हो गए, बड़ा नाराज़ हो गए। इनको लगा कि हमारे ऊपर इतना बड़ा मतलब समझिए कि दोष मढ़ना ये अच्छी बात नहीं है, और यही वजह था कि मानहानि का मुकदमा इस व्यक्ति पे ठोक दिया। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि इनमें से किसने व्यक्ति को गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इनमें से किसने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। जब 1915 में आए थे तो सबसे पहले इन्हीं से मिले थे और इन्होंने कहा था कि कम से कम भारत को जानने के लिए आपके पास 1 साल का टाइम अगर है तो 1 साल कम से कम घूमिए, भारत की सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक और भारत की दुर्दशा को पहले देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि भारत की राजनीति में कैसे प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला सवाल है। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किसके साथ है। ये हमारा 35 नंबर सवाल है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए, आर.सी. दत्त है, महात्मा गांधी है, राजा राम मोहन राय है, एनी बेसेंट है। इस ऑप्शन में आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है। भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है। यहाँ पे देखिए भारतीय नेपोलियन किसके माना गया, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, किसको माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते। कहता है कि समाहर्ता कौन था। ये जब मौर्य साम्राज्य को आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें यहाँ का फैक्ट मिलेगा। समाहर्ता कौन था। 37 क्या कहता है, समाहर्ता कौन था। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका अगर आंसर की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, महालेखा परीक्षक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है महालेखा परीक्षक। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। कहता है कि महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था। देख लीजिए क्वेश्चन है 1021, 1022, 1025 और 1027। इसमें आंसर क्या होगा, फटाफट बना लीजिए। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था। भारत पर कब किया। अगर आंसर की बात कर दिया जाए 38 नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1027 में। सोचिए अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र था गजनी, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अफ़गानिस्तान के इतिहासों में अगर देखें तो गजनी का कोई ऐसा पर्सनालिटी नहीं है कि चंगेज़ खां की तरह है। फिर भी भारत इतना कमज़ोर उस समय था, और उस समय कहा जाता है, उस समय मतलब समझिए कि राजपूत काल थी। इतिहासों में राजपूत की बोलबाला के नाम से मतलब समझिए कि राजपूत काल के बहुत इतिहासकारों ने अजीब तरीके से दिखाया है।
लेकिन इतिहास पढ़ने के बाद पता चलता है कि मुसलमानों के चंद कमज़ोर मुसलमानों के सामने भी राजपूत लोग क्या कर देते थे, घुटने टेक देते थे। लेकिन बात ये थी, हमारा सामाजिक संरचना ही कुछ अलग था। सामाजिक संरचना में एससी ओबीसी जो सारे जो लोग एससी एसटी जो ओबीसी थे, इन जातियों को लड़ाई से क्या किया गया, वंचित कर दिया गया। इस सामाजिक संरचना में अगर इन्हीं साथ रखा गया होता तो शायद हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। और ये सामाजिक संरचना में बदलाव तब आता है जब एक व्यक्ति भारत के निर्माण के लिए एक अलग सोच के साथ आता है, अलग ख्वाब के साथ आता है। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान 1027 में किया था। ठीक है, इतिहास के क्लास में आप पाएंगे तो स्टोरी के साथ आपको फैक्ट और एनालिसिस भी आपको सुनने को मिलेगा। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? ये चालीसा ग्रुप की शक्तियों की अगर बात कर दिया जाए तो किसने तोड़ा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा किसने तोड़ा। आंसर देखिएगा, जल्दी बनाइए आप लोग ताकि आपको भी मौका मिले। 5-6-7 सेकंड तो हमने कहा था आपको कि हम टाइम दे रहे हैं, हम ही फटाफट बता देंगे तो फिर आपका मूल्यांकन अच्छा नहीं हो पाएगा। रज़िया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो चलिए किसने तोड़ा था? 39 नंबर सवाल क्या कहता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बलबन ने। ठीक है, अगर बलबन ना तोड़ पाता तो शायद ये बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध इस दिल्ली सल्तनत को नहीं बना पाता। इसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा यही था। कहा जाता है बलबन के बारे में कि बलबन उसी चालीसा दल का क्या था, सदस्य था। जब देखिएगा कभी कभी दोस्ती में अगर आपके रूममेट या कोई भी लोग हो, दोस्त बहुत सारे हो, कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे बेहतर बनिए। लेकिन अगर आपका दोस्त आपके साथ जो खाता पीता है, जो रहता है, जिस दिन वो कंप्लीट करेगा, आपकी आंखों की नींद उसी समय उड़ जाएगी। उसमें अजीब लगेगा कि मैं क्यों नहीं कर पाया। तो कोशिश आप भी करिए ताकि आप कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप अपने लिए करिए, अपने ना तो सही अगर कोई बात नहीं है तो कम से कम माँ बाप के लिए करिए, जो कम से कम घर पे आपके लिए बड़ा प्रार्थना करते हैं, बड़ा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा पटना दिल्ली यहाँ पे तैयारी कर रहा है। और कुछ दिल्ली और पटना का हवा नहीं लगना चाहिए। हम लोग भी आईएएस की तैयारी गए थे तो कभी कभी टीचर बोला करते थे कि दिल्ली का मुखर्जी नगर का हवा नहीं लगना चाहिए। चलिए, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो बलबन ने तोड़ा। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? किसने किया था? 40 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 40 क्या कहता है? किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, या शेर शाह ने किया था, या अकबर ने किया था, या शाहजहां ने किया था? ये 40 नंबर सवाल है, जल्दी बताइए। देखिए, ये अगर भेदभाव की बात कर दिया जाए तो सी होता है, अकबर हो जाता है। लेकिन ये बात सब कोई जानता है कि मिडिल इंडिया में अकबर को महान एक सम्राट के रूप में जाना जाता है। और ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। देखिए, पढ़े लिखे, देखिए मैं वो थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये पढ़े लिखे थे, साक्षर नहीं थे। हमारे भारत में 74% लोग साक्षर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, भूतपूर्व जज थे, उन्होंने कहा कि भारत के लोग तो 10% से भी कम हैं जो पढ़े लिखे हैं। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है, जो बौद्धिस्ट है, जो बुद्धिज्म है, वही पढ़ा लिखा है, वही ज्ञानी है। उनकी संख्या आप भी देख लीजिए कितना है। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप दरोगा बन सके, आप बीपीएससी कंप्लीट कर सके। आप ज्ञानी तो है नहीं क्या? आपको कंपटीशन फाइट करना है ताकि आपको नौकरी मिले और सर्वाइवल के लिए आपके पास एक बेहतर सोर्स हो जाए। तो ये क्या हो गया? अकबर हो गए। अकबर को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता, और प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक सम्राट को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनके पीछे के संघर्ष, उनके पीछे के इतिहास और पीछे की जो उपलब्धियां हैं, उनकी विशेषता है, अगर वो समझेंगे तो आपको लगेगा कि सच में कमाल का पर्सनैलिटी ये है। चलिए, अगला सवाल क्या है? 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? 41 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? ऑप्शन है नुसरत शाह, नेक्स्ट जलाल खां, सी बहार खां, और डी ताज खां। ये 41 नंबर है, और बनाइए, फटाफट बनाइए, आप लोग भी बनाइए। क्या कहता है?
इसका आंसर हो जाएगा ए, नुसरत शाह। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, नुसरत शाह हो जाएगा, नुसरत शाह हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 6 अक्टूबर 64 को, 10 अक्टूबर 1764 को, 18 अक्टूबर 1764 को और 22 अक्टूबर 1764 के। 42 नंबर सवाल है, क्या कहता है? जल्दी बनाइए, फटाफट आप लोग बनाइए, कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये है पीपीटी बनाना, बड़ा मुश्किल से पीपीटी बनता है। क्लास भी चलता है, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन भी है, और प्लस में स्टूडेंट को सारा चीज़ करना है और ख़ुद से ये भी करना है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप में कोई है तो संपर्क कर सकता है, ठीक है। आपके लिए बड़ा अच्छा, मतलब समझिए कि मौका भी मिलेगा हमसे जुड़ने का भी, और प्लस में आपको बेस्ट से बेस्ट हम आपको चाहेंगे कि काफ़ी मेहनत कराएं, ताकि अगर आप यूपीएससी अगर दे रहे हैं या बीपीएससी दे रहे हैं या दारोगा बन रहे हैं तो हमारा प्राथमिकता होगा कंप्लीट करवाने का। यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं जो कंप्लीट कराने का ही जिम्मेदारी लिए हैं भाई। तो बक्सर का युद्ध क्या हुआ, लड़ा गया था, कब हुआ था? इसका ऑप्शन की बात करें तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, किस घटना को, अगला सवाल क्या कहता है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? 43, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? आपके साथ ऑप्शन ये है, अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन। 43 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 43 क्या कहता है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बनाए होंगे, बी हो जाएगा, बहावी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, बहावी आंदोलन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कहता है कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया? 44 क्या कहता है, 44 क्या कहता है, देखिए एक बार, कहता है कि बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया था? उलट दिया गया था 44, और 44 क्या कहता है, लॉर्ड हार्डिंग। ये हार्डिंग के समय में क्या हुआ था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, रद्द कर दिया गया था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम ध्यान देते हैं, किस घटना ने गांधी जी को भारत को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? देखिए गांधी के आने के बाद उनका कांग्रेस में और राजनीति में प्रवेश करना एक घटना थी। एक उद्देश्य से वो नहीं आए थे भारत में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक उद्देश्य से गए थे। गुजराती जो व्यापारी था उसके किस को लड़ने के लिए एक उद्देश्य लेकर के गए थे, लेकिन भारत में आने के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम भारत जाकर के लड़ाई करेंगे अंग्रेज़ों से। खैर उनकी अंदाज और अदा अलग थी। किस घटना ने गांधी जी को भारत को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट हो जाएगा, 1919 वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 46 क्या था, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? 46 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए बनाइए आप लोग। जमालुद्दीन अफ़गानी, CF एंड्रोज, सिबली नुमानी, मौलवी जका-उल्ला। ठीक है, इसका आंसर की बात करिए 46 का, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, जमालुद्दीन अफ़गानी ने सबसे ज़्यादा इनका कटु आलोचक रहे हैं हमेशा से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? देखिए यही सवाल हम पिछले बार भी किए और अभी आ गया। किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया? तो इसका आंसर देख लीजिए, सब कोई जानता होगा, मेरे ख्याल से इसका डी हो जाएगा, सब कोई बनाया होगा, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ठीक है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा कब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा कब इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? फटाफट देख लीजिए, 48 नंबर क्या कहता है, 1899, 1901, 1904, 1906। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर की अगर बात कर दिया जाए 48 का, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1904 में, 1904 हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये 49 हमारा सवाल है। फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। दीनबंधु मित्र, जेम्स लॉग, एंटोनियो ग्रामशाकी, माइकल मधुसूदन दत्त। ये क्या हो जाएगा इसका? मुझे लगता है आप लोग बना लिए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही BBI है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अब अंतिम सवाल की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अंतिम सवाल क्या है? अंतिम सवाल देखिए, एक अच्छी रूपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? बताइए। पूरी दुनिया को हमने ज्ञान की फाट पढ़ाई। बाद में अंग्रेज़ी हुकूमत में आने वाला एक टीचर या एक अधिकारी ये बात कहता है। ठीक है, आप देख लीजिए, फटाफट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक अच्छी रूपीय पुस्तकालय की एक अलमीरा भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, मैकाले ने इसको कहा था, टीवी मैकाले ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर। और यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। आप लोग बनाइए, अब बनाने के बाद मूल्यांकन मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे, अगर मुझे PPT का कोई ऐसा अगर मिल जाता है तो कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बढ़ाएं और डेली बाय डेली हम आपको 1 या 2 सेट करवा दें। और अगर आपका ये रहा कि मतलब जो डिस्कशन है, तो डिस्कशन की अगर बारी आती है तो डिस्कशन मस्त और एकदम फुल कराया जाएगा। धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।